नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर करवाकर केंद्र सरकार ने भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री का सरासर अपमान किया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सरकार को देश के महान पुत्र और उनकी गौरवशाली कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए था। आपको बता दें कि कांग्रेस अब सरकार पर हमलावर हो रही है पूर्व प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार को लेकर के। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया है कि मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए यथोचित स्थान उपलब्ध नहीं कराकर सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री के पद की गरिमा, मनमोहन सिंह जी की शख्सियत और उनकी विरासत और खुददार सिख समुदाय के साथ न्याय नहीं किया। इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने दावा किया कि मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में असम्मान और कुप्रबंधन देखने को मिला। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, डीडी यानी दूरदर्शन को छोड़कर किसी भी समाचार एजेंसी को अनुमति नहीं दी गई। डीडी ने मोदी और शाह पर ध्यान केंद्रित किया। सिंह के पूरे परिवार को बमुश्किल ही कवर किया गया। उन्होंने दावा किया कि सिंह के परिवार के लिए केवल 3 कुर्सियां सामने की पंक्ति में रखी गईं। कांग्रेस नेताओं को उनकी बेटी और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए सीट की व्यवस्था की खातिर जद्दोजहद करनी पड़ी। खेड़ा ने कहा, राष्ट्रीय ध्वज को उनकी पत्नी को सौंपे जाने या गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान प्रधानमंत्री और मंत्रियों ने खड़े होने की जहमत नहीं उठाई। अंतिम संस्कार के लिए चिता के आसपास परिवार को पर्याप्त स्थान भी नहीं दिया गया। वहीं पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना उन्होंने साधा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है कि ये खबर सुनकर मैं स्तब्ध हूं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किया गया। इसके पूर्व भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार राजघाट पर किया जाता था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर पलटवार किया और उस पर मनमोहन सिंह के निधन को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। नड्डा ने कहा कि इस घटिया सोच के लिए कांग्रेस की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को जीते जी कभी भी वास्तविक सम्मान नहीं दिया, लेकिन अब उनके सम्मान के नाम पर राजनीति कर रही है। हमारे इनपुट हेड राजीव शर्मा जी फोन पर जुड़े हुए हैं। राजीव जी, पूर्व प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार पर भी सियासत हो रही है, आखिर क्या मंशा दिख रही है इन पार्टियों की? माधवी, ये जितने भी आपको संघर्ष दिखाई दे रहा है, इस समय वाद विवाद दिखाई दे रहा है, आरोप प्रत्यारोप दिखाई दे रहा है, इसके पीछे कोई भी मंशा नहीं है, केवल इनकी वोट बैंक की राजनीति है। दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं और जितने भी ये लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर के, वो केवल एक और एक सिखों के वोटों को दुर्विकृत करने के लिए कर रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। ये वही आम आदमी पार्टी है, ये वही केजरीवाल हैं जो मनमोहन सिंह को भ्रष्टाचारियों के सरदार कहा करते थे। और ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भरी जनसभा में अधिनियम को फाड़ दिया था। तो जो लोग मनमोहन सिंह को उनके जीते जी सम्मान नहीं दे पाए, वो मरने के बाद में उन्हें सम्मान देने की बात कर रहे हैं। तो इसके पीछे केवल दिल्ली के चुनाव और सिखों के वोट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप अगर कांग्रेस का इतिहास देखें तो कांग्रेस ने अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों, कुछ ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका दिल्ली में उन्होंने अंतिम संस्कार तक नहीं होने दिया। वो मनमोहन सिंह को लेकर के इतना क्यों ज्यादा एग्रेसिव हैं, इसका केवल एक ही कारण है कि वो चाहते हैं किसी तरीके से दिल्ली में जो सिख समुदाय है उसके वोटों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। और इसी कोशिश में आम आदमी पार्टी भी लगी हुई है। आम आदमी पार्टी जो 4 दिन पहले तक कांग्रेस को पानी पी कर कोस रही थी, वो अचानक मनमोहन सिंह को भारत रत्न दिए जाने की बात करने लगती है। तो ये सब कुछ नहीं है माधवी, केवल ये
वोट की राजनीति है। वोट की राजनीति के लिए इस तरीके से किसी पूर्व प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार पर विवाद करना ये निश्चित दुखद बात है। जी माधवी। राजीव जी बने रहिए हमारे साथ, हम आगे आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। दिल्ली की सर्द हवा और ठंडक के बीच सियासी पारा अब गर्म हो रहा है। आम आदमी पार्टी की स्कीम पर बवाल मचा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, स्कीम को लॉन्च किए अभी जुम्मा 8 रोज भी नहीं हुए थे कि यह जांच के घेरे में आ गई। दिल्ली के एलजी ने महिला सम्मान योजना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने महिला सम्मान योजना के नाम पर महिलाओं को निजी जानकारी इकट्ठा करने वाले लोगों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, महिला सम्मान योजना पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की शिकायत का संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन से संबंधित आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है। केजरीवाल को यही बात अब चुभ गई है। जैसे ही आदेश की कॉपी सामने आई, केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस नहीं चाहती कि महिलाओं को ये योजना महिलाओं के लिए लागू हो। यानी केजरीवाल ने सियासी पत्ते फेंकते हुए बताया कि उनकी पार्टी अगर सत्ता में नहीं आई तो बीजेपी कांग्रेस इस योजना को रोक देगी। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर वादे पूरे न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने महिला सम्मान योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि कैबिनेट से मंजूरी के बावजूद अब तक इसका नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया गया। दरअसल महिला और बाल विकास विभाग ने अखबारों में एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित किया है। इसमें कहा गया है कि योजना की अधिसूचना जारी होने पर फॉर्म जमा करने के लिए एक डिजिटल पोर्टल शुरू किया जाएगा। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे किसी अनाधिकृत व्यक्ति के दिए गए फॉर्म को न भरें। आरोप लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी योजना के नाम पर महिलाओं के फोन नंबर ले रही है, जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इनपुट हेड हमारे राजीव शर्मा लगातार हम फोन लाइन पर बने हुए हैं। राजीव जी, क्या है पूरा मामला? देखिए, ऐसा है कि दिल्ली में जो शासन है वो अकेले मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं है। जितने भी सरकारी फाइलें हैं, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, उनकी मंजूरी राज्यपाल से, उपराज्यपाल से लेना बहुत जरूरी होता है। दिल्ली सरकार की कोई भी योजना उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना लॉन्च नहीं की जा सकती है। यहाँ भी आतिशी ने और संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने आप ये योजना लॉन्च कर दी। इन्होंने जो महिला सम्मान योजना थी, इसको भी इन्होंने अपनी कैबिनेट में पारित किया और इन्होंने इसको लॉन्च कर दिया। जबकि होना ये चाहिए कि कैबिनेट में पास करने के बाद में ये फाइल जानी चाहिए थी उपराज्यपाल के पास में। उपराज्यपाल अगर इस पर स्वीकृति दे रहे थे, उसके बाद में ये योजना को लॉन्च कर सकते थे। क्योंकि इन्होंने खुद नियमों का उल्लंघन किया है, ये बात तो ये लोगों को नहीं बता रहे हैं। लेकिन अब ये बता रहे हैं कि साहब कि अगर आम आदमी पार्टी नहीं आई तो ये योजना बंद कर दी जाएगी। तो इसके पीछे भी एक अराजकता है। क्योंकि अगर आप कोई सही मायने में अगर आप कोई योजना लॉन्च करना चाहते हैं, लोगों को अगर कुछ फायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको एक प्रक्रिया के तहत जाना होगा। आपको एक कैबिनेट नोट बनाना होगा। उस कैबिनेट नोट को पहले एलजी से स्वीकृति लेनी होगी, फिर आप उसको कैबिनेट में रखेंगे, फिर कैबिनेट में प्रस्ताव पारित होगा। उसके बाद फिर वो फाइल जो है वो एलजी के पास जाएगी और जब एलजी उसको स्वीकृत दे देंगे, उसके बाद ही योजना कोई लागू हो सकती है। तो ये सारी प्रक्रिया किए बगैर बहुत जल्दबाजी में सीएम आतिशी और संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस योजना के लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। इसीलिए जो सरकार है, चूंकि सरकार के पास में औपचारिक रूप से ऐसी कोई योजना नहीं आई है, एलजी ने चूंकि उसकी स्वीकृति नहीं दी है, इसलिए सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाल कर अखबारों में, मीडिया में ये बताया था कि ये जो भी संजीवनी योजना है या महिला सम्मान योजना है, ये ऐसी कोई भी योजना नहीं है और आप किसी को भी अपना फोन नंबर या जो व्यक्तिगत जानकारी है वो ना दें ताकि उसका कोई दुरुपयोग ना कर पाए। तो ये एलजी ने अपनी तरफ से नहीं रोकी है, बल्कि एलजी ने इन सारी चीजों की जांच इसलिए बिठा दी है कि ये बिना प्रक्रिया के ये कैसे हुआ है और सीएम आतिशी को
ऐसी राय देने वाले कौन अधिकारी हैं और किसने इस तरीके से इस योजना को अमली जामा पहनाने की कोशिश की है, जबकि कोई भी जो संवैधानिक प्रक्रिया। राजीव जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। जनपद संभल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आचार्य पंडित शोभित शास्त्री ने इस कार्य को संपन्न कराया। इस दौरान एएसपी श्री चंद्र और कोतवाली प्रभारी अनुज तोमर ने पुलिस चौकी की नींव रखी। वास्तुशास्त्र का ध्यान रखते हुए निर्माण की प्रक्रिया की गई। इस नई पुलिस चौकी का नाम सत्यव्रत पुलिस चौकी रखा जाएगा। इस विषय में जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी संभल शीश चंद्र ने बताया कि जामा मस्जिद क्षेत्र के निकट संवेदनशीलता को देखते हुए एक पुलिस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है। पूर्व से ही लोगों की अपेक्षा थी कि यहां पर चौकी का निर्माण हो सके, जिससे कि वह अपनी बात विस्तृत रूप से रख सकें और सुरक्षित महसूस कर सकें। इसी परिप्रेक्ष्य में पुलिस को रहने और ऑफिस के लिए एक चौकी का निर्माण किया जा रहा है। शीघ्र ही लेआउट के अनुसार निर्माण संपन्न कर दिया जाएगा। हमारे संवाददाता चरण सिंह संभल से जुड़ गए हैं। चरण, संभल हिंसा के बाद अब जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण क्यों कराया जा रहा है, क्या वजह है? जी, मैं आपको बता दूं, अभी 24 नवंबर को एक बवालियों ने बवाल कर दिया था, जहां पर लगभग 5 लोगों की मौत हो गई, कुछ लोग घायल हो गए। तो इसी को देखते हुए वहां पर एक पुलिस चौकी नहीं थी, क्योंकि वहां पर जो विवाद चलता रहता है। साथ ही 19 अप्रैल को एक सर्वे जो है के लिए एक टीम गई थी और इसके बाद 24 नवंबर को गई थी। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जाएगा और कल जो है उसकी नींव रखी गई है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद चरण। जनपद संभल की चंदौसी के मुस्लिम बहुल लक्ष्मणगंज मोहल्ले में एएसआई टीम की उपस्थिति में बावड़ी का सिरा तलाशने के लिए खुदाई 8वें दिन भी जारी रही। बावड़ी पर हुए अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। खुदाई में सड़क के नीचे गेट और दीवार के हिस्से दिखाई दिए हैं। अतिक्रमण की जद में बावड़ी के 3 तरफ के मकान अतिक्रमण की जद में आ सकते हैं। प्रशासन बावड़ी को अस्तित्व में लाने के लिए अतिक्रमण भी हटाएगा। शनिवार की सुबह एएसआई के 2 सदस्य बावड़ी पर पहुंच अपनी निगरानी में खुदाई शुरू कराई है उन्होंने, जिससे पता चल सके कि बावड़ी कहां तक फैली है। इसके बाद नगरपालिका की एक टीम ऊपरी मंजिल के गलियारों से मिट्टी निकालने में जुट गई है, तो वहीं दूसरी टीम सड़क की ओर से हिस्से में कुआं और बावड़ी के सिरे की तलाश में खुदाई में जुट गई है। आपको बता दें कि एएसआई की टीम अब संभल में बावड़ी की खुदाई के लिए जुट गई है। संभल की चंदौसी के मुस्लिम बहुल लक्ष्मणगंज मोहल्ले में एएसआई टीम की उपस्थिति में बावड़ी का सिला तलाशने की लगातार बने हुए हैं हमारे संवाददाता चरण सिंह। चरण, क्या अपडेट है बावड़ी पर? हाँ जी, बता दूं, मैं आज यहाँ पर बावड़ी की जो मिट्टी निकालने का कार्य बावड़ी में से 9वां दिन है, जहाँ नगर पालिका के कर्मचारी मिट्टी निकालने का कार्य 2 शिफ्टों में कर रहे हैं। शायद यहाँ पर जो है 16 सीढ़ियां दी गई हैं और जहाँ जो इंटरलॉकिंग जो रास्ता निकलने की है, वहां पर एएसआई ने जो टीम ने वहां पर खुदाई कराई, तो वहां पर एक चौकोर नमा है और उसकी जो है मिट्टी निकालने का कार्य किया जा रहा। लेकिन कहीं ना कहीं अतिक्रमण का भी मामला सामने आ रहा है, क्योंकि जब रास्ता में बावड़ी निकलेगी तो रास्ता कैसे निकलेगी। तो कहीं ना कहीं 3 तरफ जो है अतिक्रमण का भी मामला सामने आया और जहाँ एएसआई टीम जो है लगातार निगाह बनाई हुई है, कल भी निगाह बनाई। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद चरण।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आयोजित होने वाले मकर संक्रांति पर्व पर खिचड़ी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस ड्रिल के दौरान भीम सरोवर में डूबते हुए व्यक्ति को बचाने का अभ्यास किया गया। वहीं मेला परिसर में आग लगने की स्थिति से निपटने के लिए भी बचाव कार्य का प्रदर्शन किया गया। ड्रिल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग की टीमें सक्रिय रूप से शामिल रहीं। एसडीएम विनीत कुमार सिंह ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी है। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ को व्यवस्थित करने और आपात स्थितियों से निपटने के लिए सभी विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया गया है। हमारे संवाददाता मुकेश सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, खिचड़ी मेले को लेकर प्रशासन की तैयारियां क्या है? मॉक ड्रिल कितनी सफल रही? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता कर दिया गया है और गोरखनाथ मंदिर को आयोजन को लेकर खिचड़ी मेला एक भव्य आयोजन होता है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु इसमें आते हैं नेपाल से लेकर और अन्य जगहों से। तो इसको लेकर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद करा दी गई है। वहीं मॉक ड्रिल करके हर कोने में वो चाहे ज्वलनशील पदार्थ हो या फिर एनडीआरएफ की टीम हो या फिर जल में डूबने की आशंका हो या किसी तरह की और अनहोनी हो, इसको लेकर मॉक ड्रिल में पूरी तैयारियों का जायजा लिया गया और मॉक ड्रिल पूरी तरह से सफल रहा, पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं एडीएम एफआर विनीत कुमार सिंह ने बताया कि आपदा से निपटने के लिए हर संभव वो संसाधन मौजूद है जो उस आपदा के दौरान आवश्यकता पड़ती है। जी तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में फिर एक बार प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले में दबिश दी है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश लखमा के सुकमा निवास में एक साथ छापेमारी की गई है। ईडी की छापेमारी के बाद 2,500 करोड़ का शराब घोटाला फिर से चर्चा में आ गया है। विधानसभा चुनाव के समय लगातार भाजपा ने इस मुद्दे को विषय बना करके रखा था। भाजपा ने इस मामले को काफी तूल भी दी थी। मामले में अब तक कई अधिकारियों समेत कई अन्य लोग जेल जा चुके हैं। अब इस छापेमारी से छत्तीसगढ़ की सियासत भी गर्मा गई है। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। सौरभ ने गुरुवार को अपने वकील राकेश पराशर के जरिए अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। इसी बीच ईडी ने सौरभ के घर और ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी की टीम सुबह भोपाल और ग्वालियर स्थित सौरभ के घर और दफ्तर पहुंच गई। ईडी अभी तक भोपाल में सौरभ शर्मा के 3 ठिकानों पर पहुंची है। ईडी ने अरेरा कॉलोनी स्थित जयपुरिया स्कूल का ऑफिस पर रेड मारी है। यहां पर चेतन सिंह गौर रहता था और स्कूल का ऑफिस चलाता था। वहीं ईडी ने अरेरा कॉलोनी स्थित सौरभ शर्मा के घर पर भी रेड मारी है। यह सौरभ शर्मा का दूसरा घर है। यहां रेनोवेशन का काम चल रहा है। 19 दिसंबर को लोकायुक्त पुलिस ने पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर पर छापेमारी की थी। इस दौरान 2.95 करोड़ रुपए कैश, करीब 2 क्विंटल वजन चांदी की सिल्लियां, सोना चांदी के जेवरात और कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले थे। वहीं उस रात को भोपाल के मंडौरी के जंगल में एक कार से 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश मिले थे। ये कार सौरभ के दोस्त चेतन सिंह की थी। इसके बाद जब्त सोना और कैश के तार सौरभ से जोड़े जाने लगे थे। ईडी ने सौरभ पर केस भी दर्ज किया है। ईडी के छापे की कार्यवाही जबलपुर तक अब पहुंच चुकी है। पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी ने शुक्रवार को बड़ी कार्यवाही की। ईडी की टीम ने सौरभ और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। भोपाल में 4, ग्वालियर और जबलपुर में 2-2 स्थान पर ईडी की टीम ने तलाशी ली है। इस दौरान मेटल डिटेक्टर से फर्श और दीवारों की जांच भी की गई। ईडी के एक दल ने जबलपुर के बाजना मठ शास्त्री नगर में बिल्डर रोहित तिवारी के घर और कार्यालय पर छापेमारी की।
रोहित तिवारी के आवास पर शुक्रवार दोपहर 2 कारों से ईडी के कुछ अधिकारी पहुंचे। उनके साथ सौरभ शर्मा का एक रिश्तेदार पंकज तिवारी भी था। जबलपुर में सौरभ शर्मा की ससुराल है। संदेह है कि सौरभ के साले शुभम तिवारी के नाम पर जबलपुर में बड़ी धनराशि का निवेश हुआ है। सौरभ के करीबी चेतन सिंह गौर और बिल्डर रोहित तिवारी के नाम पर भी बड़ी राशि के निवेश का संदेह है। रोहित कई बड़ी कॉलोनियों और बिल्डिंग प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। पता चला है कि सौरभ से जुड़े लोगों ने वर्ष 2012 में अविरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नाम से कंपनी बनाई थी। कंपनी में चेतन सिंह गौर, शरद जायसवाल संचालक और रोहित तिवारी अतिरिक्त संचालक है। रोहित की कांग्रेस के साथ भाजपा में भी पैठ है। वह कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री और पुलिस के एक सेवानिवृत्त अधिकारी का भी करीबी बताया जाता है। पंजाब के जिला तरनतारन के 2 युवकों ने अपने शौक की खातिर अमृतसर के जंडियाला गुरु के अधीन HDFC बैंक में डकैती की वारदात को अंजाम दिया है और 3 लाख रुपए से अधिक की लूट की। इस मामले में पुलिस हरकत में आते हुए अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए अमृतसर ग्रामीण के SSP चरणजीत सिंह सोहल ने बताया कि आरोपी ने बैंक लूटने के बाद 1,15,000 रुपए में एक घोड़ा भी खरीदा था। उन्होंने बताया कि इस युवक को घोड़े रखने का शौक था, जिसके चलते उसने बैंक में डकैती की वारदात को अंजाम दिया और इसके अलावा उन्होंने और भी कई छोटे मोटे खर्चे किए और अपना कर्ज चुकाया। एक बैंक ਰੋਬਰੀ ਹੋਈ ਸੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ HDFC ਬੈਂਕ, ਜਿੱਥੇ 2 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਬੈਂਕ ਚੋਂ 3,96,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਲ ਹੈ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ CIA ਸਟਾਫ ਤੇ ਥਾਣਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਇਹ ਐਫਰਟਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ HDFC ਦੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 3,96,000 ਦੇ ਕਰੀਬਨ ਜੋ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥਾਣੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। FIR ਨੰਬਰ 327 ਉਸੇ दिन 20 तरीक ਨੂੰ ਇਹ दर्ज हुई है। बुंदेलखंड के महोबा जिले में बीते रोज संदिग्ध परिस्थितियों में मकान के अंदर फांसी से लटकते मिली विवाहिता के शव के मामले में नया मोड़ सामने आया है। परिजनों ने मृतका के कथित प्रेमी पर दुष्कर्म के बाद हत्या कर घर में रखी नकदी और सोने चांदी के जेवरात लूटने का सनसनीखेज आरोप लगाया है, लेकिन नामजद तहरीर देने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही न होने से आक्रोशित परिजनों ने मृतका का शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर पहुंची अपर पुलिस अधीक्षक ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही का आश्वासन देकर जाम खुलवाया गया। दरअसल घटना महोबा शहर कोतवाली कस्बा क्षेत्र के एक मोहल्ले की है, जहां बीते रोज संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता का शव उसके ही घर में फांसी से लटकता हुआ मिला था। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर शव का पोस्टमार्टम कराया। शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया था और परिजनों द्वारा विवाहिता के कथित प्रेमी पर विवाहिता से दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव फांसी से लटकाने और घर में रखी हजारों रुपए की नकदी सहित सोने चांदी के जेवरात की लूट करने का आरोप लगाया गया था। सीतापुर में दबंगों के हौसले बुलंद है। सीतापुर के थाना मानपुर के ग्राम हैबतपुर में पुरानी रंजिश के चलते लाठी डंडों से लैस दबंगों ने घर में घुसकर घरेलू सामान सहित गाड़ी ट्रैक्टर तोड़ा और महिलाओं से मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दे डाली। पीड़िता ने नकदी सहित घर के जेवरात भी लूटने का आरोप लगाया है। आरोप है कि दबंगों ने महिलाओं से अश्लील हरकतें भी की हैं। पीड़िता ने मुख्यमंत्री, पुलिस अधीक्षक, महिला आयोग से भी मामले की शिकायत की है। लाठी डंडों से लैस दबंगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
महाराष्ट्र के उल्लासनगर में 24 वर्षीय महिला के साथ मानसिक और शारीरिक अत्याचार के गंभीर मामले में उसके पति, सास ससुर और ननद पर मध्यवर्ती पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई है। इस मामले में सास ससुर और ननद को जमानत मिल गई है, लेकिन आरोपी पति की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। पति और उसके परिवार पर गर्भपात कराने, मारपीट और अन्य मानसिक यातनाएं देने का आरोप है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी पति अन्य महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाकर उनके वीडियो गुप्त रूप से रिकॉर्ड करता था और इन्हें ऑनलाइन बेचने का अपराध करता था। इस मामले में एक महत्वपूर्ण सबूत भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी पति की आपत्तिजनक गतिविधियां कैद हो चुकी हैं, जो पुलिस जांच की अहम हिस्सा बन गई हैं। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि उस पर अब मामला वापस लेने का दबाव भी बनाया जा रहा है। पुलिस ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आरोपी पति के अन्य आपराधिक कृत्यों की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय निवासियों ने इस घटना पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है और प्रशासन से सख्त कार्यवाही की मांग की है। पुलिस ने पीड़िता को सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए दोषियों को जल्द से जल्द जेल भेजने का आश्वासन दिया है। चक्राता के लोखंडी में बीते 2 दिनों से ज्यादा बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिसके पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं, लेकिन आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोगों के लिए अब बर्फबारी मुसीबत बनती जा रही है, जिसके चलते अब सड़कों पर वाहनों को चलाना मुश्किल हो रहा है। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादरें चढ़ चुकी हैं, जिस कारण वाहनों के टायर स्लिप हो रहे हैं। पर्यटक अपनी गाड़ियों को भारी बर्फबारी में हाथों से ढकेलकर साइड में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग जान हथेली पर रखकर चक्राता लोखंडी घूमने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन अब बारिश की तरह बर्फ कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।